हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा खाकी 2.0 और विनायक बैच में यूपी स्पेशल की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएं पहले, और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट ही करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ठीक है, तो भैया योगेश कुमार सभी हमारे साथ हैं, कोमल, और स्पीड के साथ कमेंट्स चल रहे हैं, तो किसी का नाम ना लिया जाए तो उसमें भैया बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कभी आप जो है दिल पे ही ले जाओ ज्यादा। तो चलो, उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन है, क्लास नंबर 4 हो गई है। कल शायद कोशिश करेंगे कि कल या परसों 2 दिन और चलाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वैसे तो इसमें जो है पर्यटन जो स्थल है उत्तर प्रदेश की, तो मैंने जिलेवार में ही दे दिए। एक बारे में अलग से भी और बताता चलूंगा बढ़िया तरीके से, तो उन्हें भी हम करेंगे, क्योंकि दे रखा है पर्यटन वाला टॉपिक, तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। चलो, तो सभी के सभी हमारे साथ जुड़ते हुए एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि गुरुजी हम रेडी हैं, क्लास स्टार्ट की जाए बढ़िया तरीके से। जिलेवार अध्ययन चल रहा है, आप भी कर रहे होंगे और एक एक पॉइंट भी आपके समझ में आ रहा होगा, तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप एक जिले को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलो। तो चलते हैं मित्रों, आज जो होगा वो होगा हमारा गोरखपुर। कौन सा है सर जी? गोरखपुर पहला जो जनपद होगा, तो आप सभी को डाल देना है गोरखपुर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो हम बताएंगे सर जी ये तो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी की बात होगी, तो हम बताएंगे सर गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर तो आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित होगा। कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। चलो, गोरखपुर के उपनामों की बात होगी तो इसे गोरखधाम और नाथ नगर के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नाथ नगर या नाथ नगरी के नाम से बरेली को भी जाना जाता है, गोरखपुर को भी इस जाना जाता है, तो आप बता देना सर जी गोरखपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो गोरखधाम और नाथ नगर इसका होगा, क्या होगा? उपनाम होगा। तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों, एक जिला एक उत्पाद योजना वैसे तो मैंने करा दी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आपको कराई होंगी बढ़िया तरीके से, और आपने भी करे हैं। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत होती है, और उसमें गोरखपुर को टेराकोटा या मैं बोलूं मिट्टी के बर्तन, कौन से बर्तनों की बात होगी? मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है। किसे? गोरखपुर को। अब चलेंगे हम गोरखपुर घूमने सर जी। चलो, गोरखपुर घूमने चल रहे हैं, तो कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं गोरखपुर की तरफ। हम पहले जो जाएंगे प्रमुख पर्यटन स्थली तो देखने जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि भैया आप कहीं जाओगे तो कोई वैसी ही मतलब जहां भी आप पर्यटन स्थल वगैरह होते हैं वहीं आप जो है अधिकांश तुम जाओ जाओ, तो वहीं आप जो है जाएंगे, अधिकांश देखा होगा। तो पहले हम देखेंगे सर जी, यहाँ पर हमें विनोद वन मिलेगा। कौन सा? तो विनोद वन घूमेंगे। रामगढ़ ताल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आता है कि प्रमुख पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? तो आपको बताना होगा सर जी ये तो जो है गोरखपुर में अवस्थित है। गोरखनाथ मंदिर की तरफ भी जाएंगे और गीता बाटिका को भी देखकर आएंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? गोरखनाथ मंदिर, तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, पिछली बार आया था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है ना। और पता भी होगा आपको गोरखपुर के वो लगातार कई बार से सांसद भी रहे थे, और मतलब कि नाथ संप्रदाय, नाथ बोलेंगे तो जैसे गोरखनाथ मंदिर है जो शिवजी वाले हैं, तो उस संप्रदाय से वो संबंधित थे। गीता बाटिका भी हमसे पूछी जाएगी, तो आप बताएंगे सर जी ये भी गोरखपुर में होगा।
तो जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, इसी के साथ मैं आपको आगे लेकर बढ़ूंगा। मेरे प्यारों, एक होता है खिचड़ी मेला, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को पता भी होगा सर जी, ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कौन सी संक्रांति की बात होगी तो हम बताएंगे सर मकर संक्रांति, इस तरीके से लिख देना है। खिचड़ी मेला 14 जनवरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा सर जी ये तो गोरखपुर में मनाया जाता है। कौन से मेले की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी खिचड़ी मेला। मैंने एक बार मेले आपको करा भी दिए हैं और फिर एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इससे खुशी की बात और नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गोरखपुर जनपद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। इसे गोरखनाथ धाम के नाम से भी और नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओडीओपी योजना के तहत इसे सरजी मिट्टी के बर्तन टेरिकोटा के लिए मान्यता भी प्रदान की गई है। गीता वाटिका यहाँ पर अवस्थित होगी, रामगढ़ ताल होगा, गोरखनाथ मंदिर यहाँ पर होगा, ये सारी चीजें आपको पता भी है, ठीक है। हस्तशिल्प की बात होगी तो आप बताएंगे सर हथकरघा और टेराकोटा के लिए इसे जाना जाता है। कौन कौन सा होगा सर जी, हम बताएंगे हथ करघा और टेराकोटा, इस तरीके से आपको कर देना है बढ़िया तरीके से। अब बात आएगी विशेष, अब विशेष की बात होगी तो विशेष में क्या क्या पढ़ेंगे हम। गोरखपुर का नामकरण नाथ संप्रदाय के महान संत बाबा गोरक्षनाथ के नाम पर हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर जो जनपद है इसका नामकरण की बात होगी। गोरखपुर का नामकरण कौन से संप्रदाय की बात है सर, नाथ संप्रदाय के एक महान संत थे जिनका नाम था गोरक्षनाथ, ठीक है ना। कौन से, गोरक्षनाथ के नाम पर हुआ है। तो आप इसे यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप इसे बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा मेरे लाडलो। क्या क्वेश्चन होगा, यदि भारत में बात करूं तो भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, 18। और यदि मैं मेट्रो को भी, कलकत्ता मेट्रो को भी शामिल कर लूं तो तब हम 19 बता देते हैं। अब उन 18 रेलवे जोनों में से 2 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। उन रेलवे जोन कौन कौन से होंगे, एक पूर्वोत्तर रेलवे और एक होगा उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा, तो आप बताएंगे सर जी गोरखपुर में अवस्थित होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी गोरखपुर में अवस्थित है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, वर्ष 1829 ईस्वी में गोरखपुर नाम से एक मंडल की स्थापना हुई जिसमें वर्तमान गोरखपुर, आजमगढ़ एवं गाजीपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं। यदि मैं बात करूंगा तो गोरखपुर मंडल में कौन कौन से जनपद आएंगे, तो गोरखपुर होगा, आजमगढ़ होगा और गाजीपुर होगा। ये ज्यादा याद करने का नहीं है लेकिन ये आप याद करेंगे जरूर। और इसे भी, और जो हस्तशिल्प मेला वगैरह ये तो आपको रटने ही है बढ़िया तरीके से। चलो आगे चलेंगे मेरे प्यारों, आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को, देखो अपवाद वाली डेट है, यदि मैं और बुकों को देखूं तो कहीं मुझे 4 फरवरी भी मिलेगा, कहीं मुझे 5 फरवरी मिलेगा। और जो अपवाद वाली डेट होती है उसमें से एक डेट आती है, या तो 4 फरवरी आएगी या क्या आएगी, 5 फरवरी। जब मैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुकों का अध्ययन करूं तो मुझे मित्रों 5 फरवरी मिलेगी, और यदि मैं और बुकों को देखूं तो 4 फरवरी मिलेगी। तो ये होगी अपवाद वाली डेट। और जो अपवाद वाली डेट होती है उनमें से एक डेट पूछी जाती है, तो 4 फरवरी होगी या 5 फरवरी होगी, ठीक है ना। चलो, 5 फरवरी 1922 को आपको पता होगा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने एक थाने समेत 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर कर फूंक दिया था। अब क्वेश्चन आता है कि चोरी चोरा नामक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तो आपकी सुंदर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए, सर हम बताएं, बताओ। तो गोरखपुर में अवस्थित होगा सर, उसी गोरखपुर की बात हो रही है जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, हाँ उसी की बात होगी। तो ये आपको बताना होगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अगला होगा गोरखपुर स्थित गीता प्रेस
बेहद सस्ते मूल्य पर सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये तो मैंने पॉइंट जोड़ दिया, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि गीता प्रेस कौन सी प्रेस की बात है, तो आप बताएंगे सर जी गीता प्रेस जो सनातन धर्म से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन के लिए जानी जाती है वो। चलो जी, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस बेहद सस्ते मूल्य पर सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बात आई, क्वेश्चन क्या था सर जी, गीता प्रेस की बात है, कौन सी प्रेस की बात है, तो हम बताएंगे सर जी गीता प्रेस को 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी आप ही को बताना है सर, पूछा जाएगा कि गीता प्रेस, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि गीता प्रेस को कौन से वर्ष में, तो 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आप नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से। आएगा क्वेश्चन तो बताना है, करंट का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गीता प्रेस को किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे सर जी 2021 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इसी में, गीता प्रेस की जो स्थापना की बात होगी 29 अप्रैल 1923 को जयदयाल गोयंका और हनुमान प्रसाद जो पोद्दार द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गीता प्रेस की स्थापना कब हुई, 29 अप्रैल 1923 को हुई, किसने की, जयदयाल गोयंका ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बताना है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये होगा, और गीता प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये आपको गोरखपुर बताना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग का है, कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक एक पत्रिका है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, ये भी आप बताएंगे कौन सी, तो आएगा क्वेश्चन तो आपको बताना है कल्याण। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, तो गीता प्रेस से होता है। गीता प्रेस मैंने आप ही को बताया अभी सर जी गोरखपुर में स्थित है, ये भी आपको बता देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी, ठीक है। चलो, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के स्थान पर महाजनपद काल में कोलिय गणराज्य की मतलब आज मैंने बताया सर जी रामगढ़ ताल कहाँ अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर गोरखपुर में अवस्थित है। और रामगढ़ के जो ताल के स्थान पर महाजनपद काल की बात होगी मेरे प्यारों, कभी कोलिय गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी रामगिराम, या रामगढ़ ताल का नाम था रामगिराम, और वो कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। और उस कोलिय गणराज्य की राजधानी में, ठीक है ना, उस कोलिय गणराज्य की राजधानी मतलब रामगिराम से बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा थी, मतलब संबंधित थी। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि गौतम बुद्ध की ससुराल रामगिराम उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी गोरखपुर में अवस्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट होगा, गोरखपुर में वायुसेना स्टेशन है, यहां जगुआर एवं हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है, ये भी आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। गोरखपुर की बात होगी सर जी, गोरखपुर में कौन सा स्टेशन है, तो हम बताएंगे सर जी वायुसेना स्टेशन है, और यहाँ पर जगुआर एवं हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है, इसे भी आप पॉइंट को जोड़ देंगे, ठीक है। चलो एक और पॉइंट होगा लास्ट इसमें, प्रसिद्ध शायर जो फिराक गोरखपुरी का जो जन्म गोरखपुर के जो बनवारपुर ग्राम में हुआ था, जिनका मूल नाम था रघुपति सहाय, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी का, ठीक है ना, मूल नाम क्या था, तो तब आपको बताना है सर जी ये होगा रघुपति सहाय। कौन सी सहाय हैं, तो आप बता देंगे सर जी रघुपति सहाय। आ रही बात समझ में? चलो जी सर जी, कभी कभी आप यंग सनी देओल जैसे लगते हैं, ऐसे क्या मैं क्या बड़ा बूढ़ा होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट होगा
चलो जी, एक बार जल्दी से आएंगे, फिर और एक बार और देख लो। स्वाधीनता संघर्ष के समय गोरखपुर से स्वदेश नामक क्रांतिकारी एक पत्र का प्रकाशन होता है, जिसके संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्रांतिकारी पत्र होगा, उसका प्रकाशन हुआ है, और जिसके संपादक कौन होंगे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी होंगे। ठीक है, ये भी आप बता देंगे। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कोडी राम क्षेत्र भारत का प्राचीनतम अभिलेख, मतलब सोहगोरा यहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इन्हें एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, एक बार जल्दी से आप देखेंगे और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया आपका गोरखपुर। चलो अब मित्रों आते हैं महाराजगंज की तरफ। वो महाराजगंज जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ जनपद होगा। महाराजगंज आपने पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से। चलो जी, पहली बात, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत इसे फर्नीचर की बात होगी। इसकी बात है मेरे प्यारो, फर्नीचर के लिए मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आज है कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत महाराजगंज को किसमें मान्यता प्रदान की गई है, तो हम बताएंगे सर जी फर्नीचर के लिए मान्यता प्रदान की गई है। ये भी आगे बात समझ में। चलो प्रमुख पर्यटन स्थल की बात होगी मेरे प्यारो, सोहगी वरवा वन्य जीव विहार यहाँ पर अवस्थित है। अब मैं आपको जो है ना वन्य जीव विहार कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ कराता चल रहा हूं बढ़िया तरीके से, आपको भी दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे पॉइंट जो है क्लियर भी हो रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो आपको बताना है फर्नीचर। चलो जी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा मेरे प्यारो ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और आप इसे छाप देंगे। सोनोली बॉर्डर। अब सोनोली बॉर्डर मेरे प्यारो पूछा जाता है, भारत और नेपाल के मध्य आवागमन का ये एकमात्र संसाधन होगा। और ये सोनोली बॉर्डर पूछा जाएगा कौन सी जनपद में अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी महाराजगंज में अवस्थित है। कौन सी गंज की बात होगी, तो महाराजगंज में अवस्थित है। सोनोली बॉर्डर पूछा गया क्वेश्चन कि सर जी सोनोली बॉर्डर उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनपद में अवस्थित है, तो आपको बताना होगा सर जी सोनोली बॉर्डर तो महाराजगंज में अवस्थित है। सोहोगी बरवा वन्य जीव बिहार और सोनोली बॉर्डर, इस तरीके से याद रखना है। सोहोगी बरवा कौन से हैं सर, सोहोगी बरवा वन्य जीव बिहार, ये कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देना सर जी ये होगा महाराजगंज में। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सोनोली बॉर्डर, कौन सा, सोनोली बॉर्डर। ठीक है, चलो तो ये आपको बता देना ये भी कहाँ होगा, महाराजगंज में। अगला विशेष करेंगे। चलो गोरखपुर का विभाजन करके जनपद के रूप में महाराजगंज की जो स्थापना हुई है वो 2 अक्टूबर 1989 को हुई। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि महाराजगंज जनपद का जो विभाजन किससे किया गया है, गोरखपुर से। 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ, मान लेंगे वर्ष 1989 को मेरे प्यारो महाराजगंज की स्थापना होती है। सोनोली बॉर्डर याद रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सोहोगी बरवा वन्य जीव बिहार भी, और एक जिला एक उत्पाद योजना फर्नीचर भी आपको याद रखना है। चलो चलते हैं अगले इसी पर मेरे प्यारों। ठीक है, गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान जो महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदह है मेरे प्यारो, वर्तमान में इसे ठुंडीवारी भी हम बोलेंगे, ठुंटीवारी में था। कहने का मतलब है जो गौतम बुद्ध के जो ननिहाल की बात है मेरे प्यारो, गौतम बुद्ध का ननिहाल कहां पर व्यतीत हुआ, तो देवदह में। और ये देवदह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तो हम बताएंगे सर जी ये तो जो है महाराजगंज में अवस्थित है। कौन सी गंज में, महाराजगंज में अवस्थित है, ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के ननिहाल की बात होगी सर जी, ये ननिहाल जो उनका व्यतीत हुआ है, ठीक है ना। ननिहाल पूछेंगे, ननिहाल पूछा जाता है तो नानी का घर इस तरीके से तो बोलेंगे, या जो है मम्मी का घर। तो इनका जो ननिहाल था और वहीं पर जो है इनका मतलब कि
बहुत बड़ी कथा है, जो गौतम बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन और उनकी माता माया देवी, बच्चे मतलब कि उनके जीवित न रहते थे, तो वहीं पर देवदेह में ही गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है ऐसा बताते हैं। चलो, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रदेश में प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र मेरे प्यारो, जिसे मैं बोलूंगा गिद्ध संरक्षण। वो जटायु जो रामायण काल की मैं बात करूं तो भगवान रामचंद्र के एक अच्छे खासे मित्र थे। वो जटायु, याद करो मेरे प्यारो, जब जो है रावण जी सीता का हरण करके ले जा रहे थे तो जटायु ने टक्कर ली थी और उनके जो है पर वगैरह भी किसने, रावण ने काट दिए थे। तो वो जटायु क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे सर जी, प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और जटायु को हमारी भाषा में बोलेंगे गिद्ध, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये भी आप बताएंगे सर जी, ये तो महाराजगंज में अवस्थित होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। ठीक है, चलो ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आएगा तो आप बताएंगे। प्राचीन काल में महाराजगंज को कारापथ नाम से जाना जाता था, यह कौशल राज्य के अधीन था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को कारापथ के नाम से जाना जाता था, तब आप बताएंगे सर जी महाराजगंज कर देना, महाराजगंज को। प्राचीन काल में महाराजगंज को किस नाम से, कारापथ नाम से जाना जाता था, और यह है कौशल राज्य, जिसकी वो कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, तो कौशल राज्य के ये अधीन था। तो ये भी आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और जिससे मैं IMP लिखता चलूं तो उस पर विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला, मुगल कालीन इतिहासकार नाम सुना होगा अबुल फजल, कौन सी फजल है सर जी, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में महाराजगंज क्षेत्र के एक तो विनायकपुर तथा एक तिलपुर के महल का उल्लेख किया है। आईने अकबरी के जो है लेखक कौन है, अबुल फजल मेरे प्यारो, कौन से, अबुल फजल, और उन्होंने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में महाराजगंज में एक विनायकपुर और एक तिलपुर जो महल है उनका उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल कालीन इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में विनायकपुर व तिलपुर के महल का उल्लेख किया है। ये दोनों महल उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तब आपको बताना होगा सर जी, ये तो जो है महाराजगंज में, महाराजगंज कर देना, महराज हो रहा है तो महाराजगंज कर देना। तो ये भी आप बताएंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा। ठीक है, चलो अब बात आएगी सर जी कुशीनगर की। कौन सा नगर होगा, कुशीनगर होगा सर जी, बिहार की सीमा से लगा हुआ है, महाराजगंज भी, ठीक है ना, और जी के उसके बाद कुशीनगर होगा, ये जो है बलरामपुर, चंदौली, इस तरीके से ठीक है ना, तो नीचे की तरफ जो है आ जाएंगे, गाजीपुर होगा, सोनभद्र, तो ये बिहार की सीमा से कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर का जिला मुख्यालय पडरौना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा तो आप बताएंगे सर जी कुशीनगर का जिला मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको सभी को बताना होगा सर जी पडरौना में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सर, पडरौना में अवस्थित है, किसका, कुशीनगर का जिला मुख्यालय हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना होगा सर जी जिला मुख्यालय पडरौना, आप बताएंगे निश्चित तौर पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की बात होगी तो सर जी केले के रेशे से बने उत्पाद, जो केला होता है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है, कैसे, कुशीनगर और कैसे केला। तो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए किसे, कुशीनगर को ODOP योजना के तहत मान्यता प्रदान की गई है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से बताएंगे, और मैं जो है आशा करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर करके आएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अविनाश मिश्रा जी कह रहे हैं सर जी टेलीग्राम पर मैसेज किए हैं आप, अच्छा जी, अच्छा आप घमंडी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जैसा आप पे लगे, वो जैसा आपको अच्छा लगा वो आपने कह दिया। लेकिन एक बात है, जैसे ही मैं टेलीग्राम पर जो है 1 सेकंड का टाइम लूंगा, 1 सेकंड ना मतलब 30 सेकंड का, ऑनलाइन आता हूं तो कम से कम ना है तो 20 यून तो ऐसे एक्टिव रहे, हाय सर भाई, यदि कोई जो है आपका
क्वेश्चन है तो उसे ही करे करो। अब मैं हाय सर का क्या रिप्लाई दूं, नो बताओ। कम से कम ना है तो 5,000 तो ऐसे मैसेज होंगे हाय सर। बस एक तो हाय सर, एक ये रहेगा आप बहुत अच्छे लगते हो, एक ये रहेगा ठीक है ना, कोई गुड मॉर्निंग लिख दे बे है, किसी का भैया कोई जवाब देने लायक हो तो उसे मैं दूं। अब हाय सर, अब मुझे भी ना पता है हाय कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। चलो तो यहाँ आ जाओ। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो केले के रेशे से बने उत्पाद यहाँ की इसे मान्यता प्रदान की गई है। आर्य बात समझ में, चलो जी। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की तरफ मैं चलूंगा, ठीक है ना। प्रमुख पर्यटन स्थल और कौन से होगा तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है। एक सेकंड, चलो तो बताएंगे बुद्ध की यहाँ पर निर्माण स्थली। 483 ईसा पूर्व की बात होगी, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण होता है। मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा मैं बताऊंगा। वो कुशीनारा वर्तमान में कहाँ कुशीनगर में पड़ता है, तो बुद्ध की निर्माण स्थली आपको बताना होगा। और सर जी यहाँ पर फाजिल नगर भी अवस्थित होगा, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। ये प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात होगी तो ये बताएंगे। हस्तशिल्प की बात होगी तो फर्नीचर, ऑयल जो है स्पेलर और हथकरघा के लिए जाना जाता है। तो ज्यादा ये मतलब हस्तशिल्प इसका ज्यादा मोस्ट भी नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की जो है निर्माण स्थली उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी तो कुशीनगर में होगी। कहाँ? कुशीनगर में। अगला, वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये मैंने आपको बताया ही है। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनारा, कुशीनगर जो वर्तमान में है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे श्री राम के पुत्र कुश ने बसाया था। बताया जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भगवान रामचंद्र जी के पुत्र हैं कुश, उसने कुशीनगर बसा दिया, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है, तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो, कुशीनगर जिसे कुशीनारा या कुशनारा कुशीनारा बोलेंगे में हिरण्यवती नदी के तट पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था। इस परिनिर्माण स्थली के रूप में बौद्ध धर्म का महान तीर्थ माना भी जाता है कुशीनगर। तो ये मैंने आपको बताया, कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी के किनारे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ, ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो जी, अब आगे चलेंगे। बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात उनकी अस्थि जो अवशेषों पर कुशीनगर में एक महास्तूप का निर्माण कराया गया था, ये आप बता देंगे। और हुनों के आक्रमण के साक्ष्य हमें कुशीनगर में मिले हैं, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर जी, ये आपको जो मैं संगीतकार, इतिहासकार, साहित्यकार कराता चल रहा हूं, ये बहुत इंपोर्टेंट है। अभी एक परीक्षा में पूछा गया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम पूछा गया था कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। एक साहित्यकार हैं, उनका पूरा नाम पूछा गया, अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा गया। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ था, ये आप नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मेरे प्यारो 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ, तो आपको बताना होगा सर जी कुशीनगर में हुआ है। कहां पर हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, अब इसी में होगा। कुशीनगर में जापान सरकार के सहयोग से एक मैत्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मैत्रीय परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में, कुशीनगर में की गई है, और किस देश के सहयोग से, तो आप बताएंगे सर जी जापान के सहयोग से की गई है। जिसके अंतर्गत यहाँ गौतम बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जानी है। इस मैत्रीय परियोजना की जो गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, मात्र गौतम बुद्ध जी की होगी। यदि आप ऐसे करेंगे तो शाम को तुरंत कहेंगे सर जी आप 200 फीट का 182 मीटर ऊंची, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। मेरे प्यारों, यहाँ मात्र मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। गौतम बुद्ध जी की 200 फुट ऊंची प्रतिमा होगी,
मैत्रेय परियोजना के तहत इस प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा और यह गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है ना, चलो। और ये मैत्रेय परियोजना किस देश के सहयोग से, तो आपको बताना है सर जी, जापान के सहयोग से। चलो ये आपको बताएंगे। कुशीनगर के तुर्क पट्टी में सूर्य मंदिर पाया गया है। यदि पूछा जाएगा, वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने ऐड करवाए। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो आप बताएंगे सर जी कुशीनगर में, मतलब कि निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। अभी जो है वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023-24 का जो बजट सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया, उसमें इस विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। तो ये आप बताएंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है तो कुशीनगर में, ये आप बताएंगे। और बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान सर जी, ये भी कुशीनगर में। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को। मैत्रेय परियोजना भी बहुत इंपोर्टेंट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञा जी भी बड़े सुंदर हैं, ये भी आप कर देंगे। ठीक है ना, चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। झांसी पर आएंगे सर जी, कहाँ आएंगे, झांसी पर आएंगे। वो झांसी, ठीक है ना, जहां खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपको पता होगा। पहला होगा झांसी, आप करेंगे बढ़िया तरीके से। बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है झांसी को। क्वेश्चन पूछा जाए कि बुंदेलखंड का, ठीक है ना, कौन से खंड की बात है, तो आप बताएंगे सर जी बुंदेलखंड का द्वार किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे सर जी तो झांसी को कहा जाता है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, बड़ा ईमानदार होगा, आएगा कि बुंदेलखंड का द्वार किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्वर्ण से अक्षरों में आपकी नजरों के सामने अंकित होंगे, एक का चयन करना होगा। ठीक है ना, अब भैया स्क्रीन बोर्ड पर नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा और OMR सीट में भरना होगा, देखना होगा। वो कप कपे हाथ, ठीक है ना, उस समय हाथ ही कांप जाएगा। और इसे करूं और जहां 50-50% बन गए ना, फिर तो भैया मामला डिसमिस है। तो ऐसी तैयारी करनी है, 50-50% तो बनने का कोई सवाल ही पैदा ना होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है तैयारी करनी है, यदि परीक्षा में बैठो तो लगे कि हाँ भाई कोई शेर ही बैठा है। ठीक है ना, तो रिजल्ट सर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट अब का आया, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट। चलो तो ये आप बताएंगे बुंदेलखंड का द्वार झांसी को कहा जाता है, सही है जी। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो कोमल खिलौनों के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कौन सी योजना की बात है सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत तो मैं बात करूं झांसी को किस लिए मान्यता प्रदान की गई है, तो आप बताएंगे सर जी कोमल खिलौने। नोट करते चलने हैं सभी को बढ़िया तरीके से, कौन सी खिलौनों की बात होगी सर, हम बताएंगे कोमल खिलौने कर देंगे। चलो प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात होगी, यहाँ पर मेरे लाडलो झांसी का किला अवस्थित है, लक्ष्मी तालवी है। झांसी का किला तो सभी को नॉर्मल सी बात है, पता होगा। लक्ष्मी ताल आ जाता है। राजकीय संग्रहालय झांसी में बरुआ सागर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और मेहंदी बाग, इंपोर्टेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन होंगे। आया कि बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तब आपको बताना होगा सर जी ये तो झांसी में अवस्थित है। मेहंदी बाग भी पूछा जाएगा मेरे अडलो, तो आप झांसी बताएंगे। ठीक है ना, क्या झांसी बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है निश्चित तौर पर। चलो महोत्सव की बात होगी सर जी, हम आयुर्वेद महोत्सव बताएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है, तब आपको बताना होगा सर जी तो झांसी में मनाया जाता है। कौन से महोत्सव की बात है, तो हम बताएंगे आयुर्वेद महोत्सव। मेरे लाडलो कौन से महोत्सव की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी निश्चित तौर पर बताएंगे आयुर्वेद महोत्सव होगा। ठीक है ना, चलो भैया अविनाश मिश्रा जी, सॉरी सर जी, मैं कहा कह दी तुमने ऐसी सॉरी को। चलो प्रमुख औद्योगिक इकाइयां आप पढ़ेंगे सर जी, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां ये करना है। वैद्यनाथ आयुर्वेद आप बताएंगे कौन से
चलो जी, वैद्यनाथ आयुर्वेद यहाँ पर क्या होगा सर जी, प्रमुख औद्योगिक इकाई होगी। भेल जी निवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी अवस्थित होगा, और यहाँ पर डायमंड सीमेंट एक फैक्ट्री भी अवस्थित होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्यनाथ आयुर्वेद औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तब आपको बताना होगा सर जी तो झांसी में अवस्थित है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पूछी जाएगी सर, तो आपको तब बताना होगा, ठीक है ना, कि ये आपका कहाँ होगा सर जी, झांसी में अवस्थित होगा। हस्तशिल्प की बात होगी तो हस्तशिल्प आप बताएंगे घरेलू उपयोगी वस्तुओं के लिए, ये मतलब हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है झांसी। पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, और जी के आएगा क्वेश्चन तो बताना होगा निश्चित तौर पर। चलो अगला क्वेश्चन। अब जो है एक सेकंड, यहाँ पर जो है एक चीज, झांसी झांसी, चलो बहुत बढ़िया। वैसे झांसी की यदि मैं बात करूंगा तो एक बंगरा पहाड़ी भी हम बोलेंगे। कौन सी पहाड़ी होगी सर जी, बंगरा पहाड़ियों पर अवस्थित है, ये भी आपको बता देना, बंगरा पहाड़ी पर, ठीक है ना। बंगरा जो पहाड़ी है, क्वेश्चन आ जाए कि झांसी कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देना सर जी बंगरा पहाड़ी पर अवस्थित होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। और इसका विशेष कहाँ जोड़ दिया इन्होंने, एक सेकंड, चलो ठीक है, या का एक पॉइंट और रह गए हैं, कहाँ जोड़ दिए इन्होंने, चलो इसमें ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो भारतीय चारागाह इस तरीके से कर देंगे सर जी, चलो मैं हाथ से ही लिखवा दूंगा। भारतीय, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, भारतीय चारागाह एवं एवं सर जी चारा अनुसंधान केंद्र, एवं कौन सा होगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये सबसे ज्यादा बेर क्वेश्चन आया है, और इसे नोट कर लेंगे। और बाकी तो पूछा जाता है कि झांसी, ठीक है ना, युद्ध हुआ 1857 की क्रांति में, ठीक है ना, किसने जो है भाग लिया था, ये सारी जो है बातें, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, राजेश यादव जी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ये पॉइंट आप करेंगे बढ़िया तरीके से। इसी के साथ चलेंगे सर जी ललितपुर की तरफ। ललितपुर की बात तो होगी सर जी, पहले उपनाम की बात होगी। मेरा दोस्त अभी कह रहा था कि सर जी आप जो है ठीक है ना, पानी पूरी भी अच्छा, झांसी की पानी पूरी भी मशहूर है सर जी, चलो ठीक है आ जाएंगे। तो ललितपुर से अब चलेंगे, अभी कह रहे सर हम ललितपुर से हैं, बहुत बढ़िया। उपनाम की बात होगी सर, इसे देवगढ़ नगर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि ललितपुर को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप बता देना सर जी, ठीक है ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, देवगढ़ नगर होगा, ये आप बताएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो जरी सिल्क साड़ियों के लिए, कौन सी, जरी सिल्क साड़ियों के लिए ललितपुर को जाना जाता है, वो ललितपुर होगा मेरे प्यारों, जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो बताना है सर जी देवगढ़ नगर होगा, और ये जरी सिल्क साड़ियों के लिए इसे ओडीओपी योजना के तहत मान्यता प्रदान की गई है। प्रमुख प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की तरफ चलूंगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपने पढ़ा होगा सर जी, एक जैन मंदिर बताया जाता है, ठीक है ना। पहले तो देवगढ़ का जैन मंदिर ठीक है ना, ये भी है, और भाई साहब देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है, ठीक है। दशावतार भी कर देंगे, जो गुप्त वंश में बना था, दशावतार मंदिर, ठीक है ना, दशावतार इस तरीके से लिख देना है, दशावतार मंदिर होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है, और देवगढ़ जैन मंदिर है। और माता टीला, ठीक है ना, बांध आपको पता होगा जो वेतवा नदी पर है, और बताएंगे सर जी ललितपुर जनपद में है, ठीक है ना। चलो जी, आ रही बात समझ में यहां तक, ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में। माता टीला की बात तो होगी सर, तो ललितपुर आप बताएंगे। अब हस्तशिल्प की तरफ चलेंगे सर, यहाँ पर क्या होगा, एक तो सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है, पीतल मूर्ति कला के लिए भी मेरे लाडलो ललित ललित जो पुर है वो बेहतरीन है, ठीक है, तो ये आप बताएंगे। और पत्थर मूर्ति कला के लिए भी ललितपुर जाना जाता है।
और यहाँ पर क्या होगा सर जी, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। ये भी आप बताएंगे कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देना मेरे लाडलो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में, जिसे देवगढ़ नगर के नाम से जाना जाता है। अगला, ठीक है, अब ललितपुर की तरफ हम चलेंगे। 1974 में झांसी को विभाजित कर ललितपुर जनपद की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी को विभाजित कर दिया 1974 में, और एक नए जनपद का इस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर गठन होता है। नाम पड़ता है सर जी ललितपुर, जिसे देवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलो ललितपुर की स्थापना की बात होगी तो एक बुंदेला राजाओं के द्वारा की गई। सुमेर सिंह की पत्नी, मतलब जो बुंदेला जो राजा हैं उनके द्वारा की गई है। एक राजा थे सुमेर सिंह, उनकी पत्नी का नाम था ललिता देवी, के नाम पर इसका नामकरण हुआ और नाम हो गया ललितपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला, क्या होगा सर जी, आईएमपी तो पहले डालेंगे। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम का स्रोत है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मतलब यूरेनियम का स्रोत उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है, तो आप बताएंगे सर जी वो होगा आपका ललितपुर। ठीक है, कौन सा होगा, ललितपुर आपको बताना है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, जिसे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहा जाता है, वो भी अवस्थित है। ये गुप्त वंश में निर्मित हुआ है, पंचायतन शैली में निर्मित होगा। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये शैली भी पूछ ली जाती है, कौन सी शैली होगी, तो सर जी हम बताएंगे पंचायतन। इस तरीके से लिख देना है, पंचायतन शैली में निर्मित हुआ। मेरे प्यारों, कौन सी शैली की बात होगी, तो हम बताएंगे पंचायतन शैली में। कौन सी काल में, गुप्त काल में। और प्रथम शिखर युक्त, जिसका शिखर बना हुआ हो, उसकी बात होगी। ठीक है, चलो जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम घनी आबादी वाला जनपद, ठीक है ना। अब घनी आबादी न्यूनतम मतलब जनसंख्या घनत्व की बात है। 1 किलोमीटर के दायरे में सर जी, ठीक है ना, कितने, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये बात होगी। अब मैं सबसे ज्यादा की बात करूंगा तो सर गाजियाबाद 3971 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात होगी तो आप ललितपुर बताएंगे। कहने का मतलब है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है, ललितपुर। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो आप बता देंगे सर जी वो होगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, आएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है राजपूत जी, चलो ठीक है, तो ये आप बताएंगे स्पीड के साथ। अगला क्वेश्चन होगा, अब चलेंगे वाराणसी की तरफ। वाराणसी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अब जो है उन्हें लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे निश्चित तौर पर, जिस पर सरकार का भी विशेष रूप से ध्यान है, और बताएंगे सभी के सभी। ठीक है ना, चलो जी। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, करवा दियो तो। वाराणसी की बात होगी तो आपको बताना होगा सर जी गंगा नदी। ठीक है ना, वाराणसी जो शहर है या वाराणसी जो जनपद है, आप बताएंगे कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो हम बताएंगे सर जी वो होगा आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अब इसके वाराणसी के उपनामों की बात होगी। किसकी बात है सर जी, उपनामों की बात है। अब उपनाम क्या क्या होंगे, मंदिरों का शहर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को कहा जाता है, तो हम बताएंगे सर वाराणसी को कहा जाता है। किसके शहरों की बात है, तो वाराणसी, मतलब मंदिरों के शहरों की बात है, तो आप बता देना सर जी वाराणसी को कहा जाता है। भारत की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। और भारत की पवित्र नगरी की बात होगी तो वाराणसी को कहा जाता है। घाटों का नगर भी आपको मैं बताऊं तो सर जी आप बताएंगे घाटों का नगर या घाटों की नगरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घाटों की नगरी किसे कहा जाता है, तो सर वाराणसी को कहा जाता है। और रांड सांड की नगरी भी यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर जी वो भी तो वाराणसी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वाराणसी आपको बताना होगा। चलो
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तरफ चलेंगे तो सर जी इसे रेशम उत्पादन के लिए ठीक है ना मान्यता प्रदान की गई है। रेशम उत्पादन ये सभी को पता होगा, ओडीओपी योजना की बात होगी। ऐतिहासिक स्थल सर गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर मैंने मंदिर करवा दिए होंगे, सारनाथ बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला और ज्ञान व्यापी मस्जिद और एक औंधी ताल यहां पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ज्ञान व्यापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? जब हमसे आएगा क्वेश्चन परीक्षा में कि ज्ञान व्यापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तब आपको बताना होगा, ठीक है ना सर जी, जो है वो तो वाराणसी में अवस्थित है। ओडीओपी योजना रेशम उत्पादन आप बताएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे सर जी, आगे बढ़ेंगे हस्तशिल्प की तरफ। यहाँ की बनारसी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, द्वारा ट्रेंडिंग में चल गई बनारसी साड़ियां। लकड़ी के खिलौने आप बताएंगे, आता है क्वेश्चन की लकड़ी के खिलौने, तो आप वाराणसी की तरफ जाएंगे। और सर जी काला पंखा भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वाराणसी, ठीक है ना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कछुआ वन्य जीव विहार कौन सा है सर जी? कछुआ वन्य जीव विहार भी कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में है। महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां क्या क्या होंगी? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डीजल रेल इंजन कारखाना, आया कई बार क्वेश्चन की डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात होगी तो वो भी वाराणसी आप बताएंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रेल इंजन कारखाना, तो आप बता देंगे सर जी वाराणसी की तरफ जाना, ठीक है। चलो वाराणसी जनपद गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। एक क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा गया, ठीक है ना। अब ऐसी क्वेश्चन आएगा कि वाराणसी गंगा नदी के किस तट पर अवस्थित है? इन चीजों को नोट किया करो। अब एग्जामिनर ऐसे ही जो है उबड़ खाबड़ क्वेश्चनों को रखता है। क्या वाराणसी जो जनपद है गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो जी, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो वाराणसी का जो उद्गम मेरे प्यारो वरुणा और अस्सी नदी से हुआ है। एक वरुणा और एक अस्सी नदी नाम पड़ेगा वाराणसी। इनके नाम से ही तो वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर ही तो वाराणसी का उद्गम होता है, नाम पड़ता है, ठीक है। और महाजनपद काल में मेरे प्यारो वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, काशी जनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, ठीक है ना। वो काशी जिसका उल्लेख मुझे अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है, ठीक है ना। और काशी बौद्ध माफी चाहूंगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिताजी अश्वसेन काशी के ही तो नरेश थे। और वाराणसी में मेरे प्यारो पार्श्वनाथ जी का जन्म भी हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलूंगा, वाराणसी के सारनाथ में ही तो दिया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आता है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? तब आपको बताना होगा सर जी ये तो आप, ठीक है ना, सारनाथ वाराणसी कर देना, ठीक है। चलो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ एक सिर से है, लॉइन कैपिटल जिसे आपको पता होगा, वाराणसी जनपद के सारनाथ में स्थित है। और वहीं से मेरे प्यारो देश के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया है। ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, जल्दी से करती चलेंगे। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में वाराणसी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बताया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीनी यात्री वेनसांग का नाम सुना होगा, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सियूकी में वाराणसी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बताया, या आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र, ये हमसे पूछा जाएगा सर जी, क्षेत्रीय केंद्र की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी में अवस्थित होगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल भी कहाँ? तो सर ये भी तो वाराणसी में स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल पूछा जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, वाराणसी बताएंगे। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी कहाँ? वाराणसी में होगा। एक बार करा भी दिए मैंने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी पूछा जाएगा, वाराणसी।
और मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र भी कहाँ, वाराणसी में। और लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ होगा सर जी, ये भी वाराणसी में होगा। तो इन्हें यदि आप कर लोगे बढ़िया तरीके से, तो भाई साहब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाने वाला। यदि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना मतलब माफी चाहूंगा, जिलेवार अध्ययन, मतलब इसमें समाहित है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लगवाए हैं मैंने, ठीक है। तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। सर जी इतना कैसे याद हो जाएगा, तो भैया जैसे जो है वर्दी की चाहना है वो इससे दुगना भी करेगा, ठीक है। चलो होगा, बढ़िया तरीके से होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मित्रों फिर अभी मिलेंगे 4 बजे, सभी को जुड़ना है बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।